हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं +1 अकाउंटेंसी में और टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में हम हरास भी कहते हैं। क्या होता है डेप्रिसिएशन? क्यों लगाना पड़ता है? ना लगाएं तो क्या हो जाएगा? आइए इन सभी सवालों का हम आपको आज जवाब देंगे। आज इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन को हिंदी में हरास है में रे लगा हुआ है और आ का डंडा हो गया हरास, हरास हरास कहते हैं। देखिए बच्चों, एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ कच्चा माल नहीं चाहिए, उस कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिए आपको मशीन की जरूरत है। मशीन कोई सड़क पे नहीं रखोगे, भवन की जरूरत है। भवन हवा में नहीं बनेगा, जमीन की जरूरत है, भूमि की, और फिर फर्नीचर वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी संपत्तियों की हमें आवश्यकता होती है ताकि हम बिजनेस को अच्छे से चला सकें। तो वो संपत्तियां या तो उन्हें प्रयोग किया गया है और या उनका समय व्यतीत हो गया है, टाइम लैप्स, टाइम बीतता गया और टाइम बीतने की वजह से जो कीमत पहले थी वो कीमत उसकी नहीं रहती। इसको ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज एक परिभाषा करते हैं। अकॉर्डिंग टू R.N. कार्टर, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल माने स्नई स्नई, धीरे धीरे। ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, ये नहीं एकदम नहीं, धीरे धीरे। एंड परमानेंट, और परमानेंट का मतलब स्थायी रूप से, यानी कि थोड़े दिन के लिए। डिक्रीज, डिक्रीज के उसको बोलते हैं कटौती होना, कमी होना, घटत होना। तो कहता है जी ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसिड। किसी एसिड्स की वैल्यू में परमानेंट और ग्रेजुअल डिक्रीज को कहते हैं फ्रॉम एनी कॉज, चाहे किसी भी वजह से हुआ हो। तो गौर करने की बात है, डेप्रिसिएशन धीरे धीरे होता है और परमानेंट हो जाता है, ये नहीं कि थोड़े दिन बाद फिर ऊपर उठ जाएगा, ये नहीं होता। आइए हम इसकी विशेषता पढ़ते हैं। ये हिंदी में हो गया। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली क्षणिक क्षणिक एवं स्थायी कमी को ह्रास कहा जाता है। लीजिए अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आप परिभाषा को अच्छे से याद कर लें और एक की बजाय यदि दो परिभाषाएं कर लें, अच्छी अच्छी परिभाषाएं, तो बहुत सारी विशेषताएं आप उसमें से ही छांट लोगे, क्योंकि वहीं से उनका निर्माण होता है। फीचर्स, स्थायी संपत्ति यानी भूमि को छोड़कर के मूल्य में कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। लैंड छोड़ दीजिए, जमीन घिसती नहीं है, जमीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, और जमीन को छोड़कर भवन है वो घिसता है, मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को छोड़ दीजिए, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सभी पे। तो कहता है जी स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उनके मूल्य में कमी आ जाती है डेप्रिसिएशन की वजह से। कमी स्थायी प्रकृति की होती है, परमानेंट होती है, परमानेंट इन नेचर। ये नहीं कि थोड़े दिन के लिए कमी आई है फिर उठ जाएगी, फिर कमी आ जाएगी, फिर ये नहीं होता। बस कमी धीरे 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 आती है और आती रहती है। स्नायु स्नायु एवं निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता रहता है। जैसे आप नई टेबल खरीद के लाओ तो कोई पूछे टेबल कितने साल चलेगी, क्या कहोगे? कभी खत्म नहीं होगी। ये तो हो सकता है कि आपके जीवन भर चल जाए, मान सकता हूँ, लेकिन यूं कहीं कभी खत्म नहीं होगी ऐसा तो नहीं होता। हालांकि अभी मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, अक्सर फर्नीचर तो मेरे ख्याल 8-10 साल में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो स्नायु स्नायु एवं निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, होता रहता है, होता रहता है, धीरे धीरे होता रहता है और परमानेंट होता है, निरंतर होता है और धीरे धीरे होता है। संपत्ति के केवल पुस्तकीय मूल्य में कमी आना, बाजार मूल्य में नहीं। संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी आना है, कमी आना है, बाजार मूल्य में।
या यह लिख देता हूं, यह है संपत्ति के पुस्तक के मूल्य में कमी आना है, बाजार मूल्य में नहीं। अर्थात जो संपत्ति है जो हम किताबों में लिखते हैं, बुक्स में लिखते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें जो लिखते हैं वो है ये। अभी मैंने आपको बैलेंस शीट थोड़ा सा सिखाई थी अकाउंट इक्वेशन में, वहां पे बैलेंस शीट में जो संपत्तियां दिखाई जाती है उनको उसमें जो लिखे वो बुक वैल्यूज है, उसमें कमी आना है। कैसे? हमने टेबल खरीदी 10,000 की, अगले साल 10 की नहीं रहेगी, 9 की, अगले साल 8 की, अगले साल 6 की। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप इसे बाजार में बेचने लगो और क्या पता लकड़ी का रेट इतना ज्यादा हो जाए, फर्नीचर का रेट इतना ज्यादा हो जाए कि आपने जो 10 का फर्नीचर खरीदा वो तो वो आपका 10 में बिक जाए। मे भी हो सकता है। तो यही कह रहा है, बाजार मूल्य में कमी आने को यह नहीं कहता है, बाजार का मूल्य तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात जो हम बुक्स में रखते हैं, आपको याद है हिस्टोरिकल कॉस्ट बताया था, ऐतिहासिक लागत, कि हम पुस्तकों में संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पे रखते हैं, क्योंकि रोज रोज तो हमने बेचना ही नहीं। अरे बेटा, आपने एक मकान बनाया और एक ही मकान बनाया और आप बेचना कभी नहीं चाहते, आपको अपना रहना है। कोई कहे आपका मकान 10 लाख का हो गया, हो गया, 20 का हो गया, हो गया, लेकिन जब बेच ही नहीं सकते तो उसका क्या करना, और कम हो जाए तब भी हमारे फर्क नहीं पड़ता। तो यही कहते हैं कि स्थायी संपत्ति में ऐतिहासिक। ठीक है। यह संपत्ति की, अच्छा हो गया। हरास शब्द का प्रयोग केवल मूर्त संपत्तियों के लिए ही किया जाता है। टेंजिबल एसिड, टेंजिबल होता है बेटे मूर्त, ये मूर्त होता है जिनकी शकल होती है, जिनको देख सकते हैं। फर्नीचर दिखता है, बिल्डिंग दिखती है, लैंड भी दिखती है, लेकिन लैंड के नहीं, मैंने पहले बताया भूमि छोड़ के। तो ये चीजें, तो हरास शब्द का प्रयोग केवल मूर्त संपत्तियों के लिए होता है, क्षयशील संपत्तियों के नहीं। वेस्टिंग एसिड, क्षयशील होता है वेस्टिंग, वेस्टिंग एसिड्स। ठीक है, तो वेस्टिंग एसिड्स के लिए नहीं, जैसे कि तेल, कुएं, खदान आदि के लिए। ओके, समझ में आ गई बात? तो ये वेस्टिंग एसिड्स होती हैं, तेल, कुएं हैं, खादान है, इनके लिए नहीं माना जाता है। यह गैर नगद व्यय है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है, इसे खर्चा मानते हैं, लेकिन कमाल यह है कि ये पेमेंट नहीं करना पड़ता। जब आपने शुरू में 10,000 की टेबल खरीदी तो 10,000 रुपए या 2-2 हजार के 5 नोट दे दिए, जब खरीदी तब दे दिए। अगले साल 1,000 घट जाएगी इसकी कीमत, तो 1,000 खर्च हो गया, अगले साल फिर एक घटेगा, लेकिन तब कोई 1-1 हजार रुपए कैश नहीं जाएगा। तभी तो कहा इसे कि यह गैर नगद व्यय है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है, मना नहीं कर रहा, कैश एक्सपेंसेस नहीं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। और उसके बाद है, हरास लगाना संपत्ति के मूल्यांकन करने की प्रक्रिया नहीं है, परंतु यह संपत्ति की लागत को इसके कार्यशील जीवन में बंटवारा करने की प्रक्रिया है। डेप्रिसिएशन लगाना संपत्ति के मूल्यांकन करने की प्रक्रिया नहीं है, किसी संपत्ति की वैल्यूएशन करने का तरीका नहीं है। हालांकि लेकिन ये संपत्ति की लागत को, जो संपत्ति आपने खरीदी है, जैसे बेटा एक फोटोस्टेट मशीन वाला है, वो आपको फोटोस्टेट करके देता है, वो 1 रुपए में फोटोस्टेट करता है, तो क्या बेटा 1 रुपया उसकी कमाई हो गई? नहीं, एक उसमें पेपर की कॉस्ट 25 पैसे का मान लीजिए, दूसरा बिजली की कॉस्ट 5 पैसे मान लीजिए, तीसरा इंक की कॉस्ट 5 पैसे मान लीजिए, बस हो गया। अरे बेटा, जिस मशीन ने फोटोस्टेट करके दिया है, वो मशीन यूज करते 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 बूढ़ी हो रही है कि नहीं, उसकी कीमत कम हो रही है कि नहीं? जितने की आप फोटोस्टेट मशीन खरीद के लाए थे शुरू में 30,000 40,000 जो भी था, क्या वो कम नहीं हो रहा? एक दिन फोटोस्टेट मशीन तो वही की वही रहेगी शकल में, लेकिन जब बेचने लगोगे तो 3,000 की बिकेगी, तो कहाँ गई 37,000 की? तो गई ना पेपर यूज करने में। इसलिए जब आप पेपर को बेच, मतलब पेपर को जब यूं समझ लीजिए कि लोगों से उसके पैसे लेते हैं 1 रुपया, तो उस वक्त उसकी लागत निकालते हैं कि मुझे ये प्रिंट करने में कितनी लागत आई, तो लागत निकालने के काम आता है। तो कहता है हरास लगाना संपत्ति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया नहीं, परंतु यह संपत्ति की लागत को इसकी कार्यशील जीवन में बंटवारा करने की है कि वो कितने जीवन तक चलेगी। जैसे मशीन 10 साल चले तो जितनी भी कीमत है उसको 10 साल में बांट दो, ऐसे करके। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका। अब समझता हूं कि आ गया होगा आपको।
चलिए आगे चलते हैं। हम करेंगे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने क्या कर लिया, परिभाषा और विशेषताएं। अब कह रहे हैं डेप्रिसिएशन समझ में तो आ गया कि धीरे धीरे निरंतर होता रहता है, परमानेंट संपत्ति जो एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में कमी आती है, लेकिन ये इसके कारण क्या है, क्यों आती है? तो इसके कारण है, पहला है कांस्टेंट यूज। बाय कांस्टेंट यूज, निरंतर प्रयोग करने से, किसी चीज को लगातार प्रयोग करते हो, लगातार यूज करते रहो, करते 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 वो घिसती जाएगी और उसकी उम्र भी कम हो जाएगी, लाइफ भी कम हो जाएगी और साथ में वो उसका मूल्य भी कम हो जाएगा, उतने की नहीं रहेगी। तो मेन कारण तो ये है चीजों के लगातार प्रयोग करने से। नंबर 2, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, समय व्यतीत होने से। एक कपड़े को अगर आप संदूक में बंद करके रख दीजिए, मत पहनिए, 20 साल बाद निकालिए, 20 साल बाद कपड़ा यूं का यूं मिलेगा, लेकिन जैसे खींच के देखना फट जाएगा। इसका मतलब है उसमें वो दम ही नहीं रहता समय व्यतीत होने से। बारिश आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, चीजें अपने आप ही कमजोर होती रहती है। तो इसलिए एक्सपायरी ऑफ, समय व्यतीत होने से भी चाहे प्रयोग करो तो और जल्दी होगी, ना करो तो तब भी होगी, कम होगी। एक्सपायरी ऑफ टाइम, तो समय व्यतीत होने की वजह से भी डेप्रिसिएशन होता है। तीसरा है बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, कानूनी अधिकार समाप्त होने से। ये कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकारों की अवधि समाप्त होने से। जैसे आपने कोई चीज पट्टे पर ले ली 20 साल के लिए, 20 साल का लिखित में होगा कि ये चीज आप रखेंगे, तो अगर मान लीजिए 20 साल के लिए 2 लाख रुपए में लिए, तो बेटा 1 साल बीतेगा तो क्या तब भी उसकी कीमत 2 लाख रुपए रहेगी उस पट्टे की? नहीं, कम हो जाएगी। 10 साल बीतने के बाद आधी हो जाएगी और अगले 10 साल बीतने के बाद तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे उसका कानूनी अधिकार समाप्त होता जाता है, वैसे वैसे उसकी कीमत कम होती जाती है। बाय एक्सीडेंट, दुर्घटना की वजह से। एक नई कार लेके आए और उसमें कोई एक मुक्का मार दे तो थोड़ा सा उसमें डेंट पड़ जाता है। वो डेंट भी कम से कम 5-10 हज़ार रुपए का पड़ता है। किसी को बेचो तो कहेगा ना जी ये तो गाड़ी, तो इस पे डेंट है। तो मतलब एक्सीडेंट होने से भी उसकी कीमत कम हो जाती है। तो एक्सीडेंट भी एक कारण बन जाता है। बाय ऑब्सोलेंस, अप्रचलन के कारण। अप्रचलन, आउट ऑफ फैशन कहेंगे इसको। एक छोटा सा एग्जांपल देता है तो थोड़ा सा अच्छा सा। जब मैं जाट कॉलेज में पढ़ा करता, ये बात है 989-90 के करीब की। उस दौरान में एक फोटोस्टेट की मशीन होती थी, पूरे कमरे में आती थी। इधर यहाँ पर ऐसे बोर्ड लगा होता था जिस पे कागज लगाता था जिसको प्रिंट करना है, यहाँ पे कैमरा, जैसे हम आज के कैमरे होते हैं ऐसे लगा होता था, फोटो खींचता था फोटोस्टेट वाला। फिर एक कागज कहीं नीचे कोई डब्बे होते थे, उन डब्बों के अंदर कुछ दाने से होते थे, मुझे ये नहीं पता क्या होते थे, शायद वो बाजरे के दाने से होते थे, पतले पतले से। और उन दानों से कहीं वो प्रिंट उभर के आता था, उस पे उस कागज को रखता था। फिर कागज को रखने के बाद दूसरी मशीन में डाल के यूं हिलाता था ताकि जैसे थपकी नहीं मारते तो वो दाने हल्की हल्की थपकी मारते थे कागज पे, बिल्कुल हल्की हल्की, उससे वो उस पर प्रिंट हो जाता था। फिर उसको पक्का करने के लिए दूसरे एक बॉक्स में डालता था जिसमें हीट होती थी, और जब हीट होने के बाद 2 मिनट 1 मिनट के बाद कहता था लो सर आपकी फोटोस्टेट होगी। हमें तो वो भी अच्छी लगती थी क्योंकि हमने पहले फोटोस्टेट नहीं देखी। बाद में कॉलेज के सामने ही एक फोटोस्टेट की दुकान पे लिखा आया, जापानी फोटो मशीन से 1 मिनट में फोटोस्टेट करवाइए। तो मैंने तो कई दिन तक तो उसकी तरफ भी नहीं देखा। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज बेवकूफ बना रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ समय बाद हमें जब उस दुकान पे जाना ही पड़ा तब हैरानी हुई कि ऐसा भी हो जाता है आज की मशीनें जो हैं। तो बेटा क्या पुरानी मशीन ने, जिस मशीन का मैं एग्जांपल दे रहा था, उसने काम करना बंद कर दिया? नहीं, वो तो अब भी ऐसी करी थी, पर अब इस शहर में टिक नहीं पाई। जब पड़ोस में इतनी अच्छी मशीन, और उस पुरानी मशीन का तो रंग भी फेड हो जाता था कुछ दिनों बाद, उसके बाद जो प्रिंट है वो सारा उड़ जाता था, और इसका तो पक्का प्रिंट होता है जो आजकल हम फोटोस्टेट करते हैं। तो हुआ ना फर्क कि वो मशीन ऑब्सोलेंट हो गई,
अप्रचलन के कारण आउट ऑफ फैशन चली गई, लोगों को पसंद नहीं आई और वो बात, हाँ वो किसी गांव में काम आ सकती है जहां पे आज मशीन नहीं थी। तो समझ में आ गया कि इसकी वजह से भी, फैशन की वजह से भी हो जाता है अप्रचलन की, जो प्रचलन में नहीं रहती है। बाय डिप्लीशन, रिक्तता के कारण, खाली होने के कारण, एक खदान पूरी भरी हुई है और आधी हो जाए तो क्या तब भी उसकी वही कीमत मानी जाएगी? नहीं, कम हो जाएगी। तो रिक्त खाली होने की वजह से भी। बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य में स्थायी कमी के कारण, बाजार में रेट बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परमानेंट फॉल आ जाता है। फिर एक एग्जांपल मैं अपने जीवन काल का दूंगा कि पहले एक समय हम सिंपल घड़ियां पहना करते थे और एक स्टूडेंट वो घड़ी लाया जो डिजिटल सी नहीं होती, जिसमें लाइट भी होती है और ऐसे बटन दबा के देख चेक किया जाता है, उसमें डेट भी आ जाती है, सेकंड्स अलग आ जाते हैं, जो सस्ती सी है। शुरू में वो महंगी आई, सामान्य घड़ी से महंगी, पर कुछ समय बाद ही ऐसी खोज हुई कि वो घड़ियां तो 25, 30 और 40 रुपए में बिकने लगी। तो जो 300 रुपए की घड़ी थी वो परमानेंट 40 की डाउन हो गई, हमेशा के लिए होगी, अब दोबारा 300 की नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसी खोज हो गई है, उसकी वैल्यू नहीं रही। अभी ये पीछे सीडी थी, अब लोग सीडी को ही लाइक नहीं करे, अब वो पेन ड्राइव को लाइक करे, और थोड़े दिनों बाद देखना कि पेन ड्राइव भी साइड में हो जाए, जब लोग जो इंटरनेट के यूजर हो जाएंगे अपना डाटा सीधा नेट से शेयर करा करेंगे। तो इसलिए ये चीजें बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, कि अगर किसी चीज की कीमत में परमानेंट फॉल हो जाए, कमी आ जाए, तो भी हम इसे डेप्रिसिएशन में काउंट कर सकते हैं, लेकिन है परमानेंट, ये नहीं कि थोड़े दिन के लिए। तो ये कारण थे जिनकी वजह से किसी संपत्ति की कीमत में कमी आती है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। हम चलते हैं नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने की आवश्यकता, महत्व और अथवा उद्देश्य क्या है, क्यों लगाना है डेप्रिसिएशन, ना लगाएं तो क्या होगा। चलिए इसमें एक मैं आपको शब्द बताता हूं, टू असरटेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस, शुद्ध लाभ हानि निकालने के लिए। बेटे अभी हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कराई है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझने में, लेकिन थोड़ा हम मान के चलिए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है फाइनल अकाउंट्स में, और इधर प्रॉफिट होते हैं, इधर लॉस होते हैं। जब हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो डेप्रीशिएशन के नाम से यहाँ रकम घटाते हैं, अगर ना घटाएं तो जो लाभ आएगा वो ज्यादा आएगा, वो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। आपको बताया था ना, नॉन कैश एक्सपेंसेस, इससे कैश तो जाता नहीं, तो पता भी नहीं चलता कि ये खर्चा हुआ है, लेकिन जबकि एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर ये घटाना बहुत जरूरी है। तो यदि डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो आपका सही लाभ हानि नहीं पता चलेगा, गलत हो जाएगा। नंबर 2, फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट को कहते हैं। बैलेंस शीट सुनिए ना, चिट्ठा, स्थिति विवरण भी कह देते हैं, स्थिति विवरण या इसको चिट्ठा भी कह देते हैं। चिट्ठे द्वारा सही आर्थिक स्थिति का प्रकट करने के लिए, कि बैलेंस शीट हमें सही पोजीशन बताए। आपको याद है बैलेंस शीट में हम एसेट्स रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग, मशीनरी रखते हैं ना इनको। अब डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब होता है कि मशीन को घटा दो, क्योंकि जितनी मशीन घिस गई उतनी कम कर दो, जितना फर्नीचर घिस गया उतना कम करो। और अगर आप डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाओगे तो क्या होगा, मशीन ज़्यादा कीमत की दिखाई देगी, जबकि इतनी कीमत की है नहीं। तो ऐसे करके बैलेंस शीट में जो आंकड़े हैं वो शुद्ध नहीं रहेंगे, वो गलत हो जाएंगे, और गलत हो जाएंगे तो फिर बैलेंस शीट सही कहाँ से हो गई। तो इसलिए यदि चिट्ठे द्वारा सही आर्थिक स्थिति प्रकट करना है तो आपको समय समय पर डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा। थर्ड, टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की एक्यूरेट लागत, यानी बिल्कुल उचित लागत ज्ञात करने के लिए। असर्टेन होता है ज्ञात करना, सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए। मैंने कुछ समय पहले आज ही एग्जांपल दिया था आपको कि जो फोटोस्टेट वाला है वो जितने का कागज, इंक, बिजली खर्च करता है, क्या वो खर्चे मान ले? बेटा उसमें जो
मशीन की घिसावट है वो भी लगानी पड़ेगी, तभी तो सही कॉस्ट आएगी, तभी वो बेचने का मूल्य निर्धारित कर सकेगा। अगर उसकी कॉस्ट ही 2 रुपये आती होगी तो वो 2 में नहीं बेचेगा, वो 3 में बेचेगा, वो 4 में बेचेगा। तो लागत सही निकालना है। और आप कहोगे लागत निकालने की जरूरत क्या है? आप जितनी भी शहर से किताबें वस्तुएं खरीदते हो सब एक रेट लिखा होता है, उस पर खरीदते हैं एमआरपी पे। उन्होंने वही एमआरपी क्यों रखा हो, और ज्यादा क्यों नहीं रख दिया, कम क्यों नहीं रख दिया? कम में तो उनको लॉस हो सकता है कि उनकी लागत पूरी ना हो, बहुत ज्यादा रखने से हो सकता है कंपटीशन में वो हार जाए। तो बेटा वो तभी सही रेट रख सकते हैं जब उनको लागत पता होगी कि कितने की बनती है। और लागत के लिए डेप्रिसिएशन भी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मशीन यूज है वो भी तो घिस रही है, वो भी तो पूरी करनी है बेटा, उसकी लागत भी तो, कीमत भी तो। चौथा, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। मैं अपने शहर में एक फोटोस्टेट मशीन वाले को जानता हूँ और लगभग मुझे भी 25 साल के करीब हो गए उसे देखते हुए। 25 साल से मैं जानता हूँ। 25 साल पहले भी उनके पास फोटोस्टेट मशीन थी, आज भी है। कैसे लाते हैं? वो एक फोटोस्टेट मशीन को खरीद के लाए, उससे फोटोस्टेट निकालते गए। हर फोटोस्टेट जो बेच रहे हैं उसमें जो पैसा कमाते हैं उसमें कुछ पैसा वो डेप्रिसिएशन के नाम का अलग रख लेते हैं। भाई ये मशीन घिस गई, इसके तो दोबारा भी तो आएगी मशीन, नहीं तो अगर आप अलग नहीं रखोगे तो सब प्रॉफिट में चला जाएगा। हमारे प्रॉफिट मतलब हमें फायदा हो जाएगा, हम सोचेंगे हमें फायदा हो गया, जबकि असल में वो संपत्ति ही खत्म हो जाएगी। इसलिए वो संपत्ति भी तो दोबारा लेनी है। तो फॉर रिप्लेसमेंट प्रोवाइडिंग फंड्स की पैसा उपस्थित कोष इकट्ठे करना फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसिड्स के लिए, तो तभी हो सकता है संपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए कोषों की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। पूंजी में से भुगतान करना, पूंजी में से भुगतान करना। एक छोटा सा उदाहरण पूछूं, किसी ने 5 लाख रुपए ब्याज पे उधार ले लिए, तो बताओ उसका ब्याज वो कहां से दिया करेगा? आप कहोगे सर कमा के देगा। बिल्कुल ठीक बात है। लॉकडाउन, भारत में लॉकडाउन लगा है मार्च में, ठीक है, और मार्च का लॉकडाउन लगा हुआ जुलाई हो चुका, अप्रैल मई जून और जुलाई भी लगभग चली गई है। 4 महीने से लॉकडाउन है। जिस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए कहीं से उधार लिया हो, बैंक की तो कहता नहीं, मान लीजिए कहीं से उधार लिया हो और उसने कहा कि जी ब्याज दो, दुकान खुली नहीं, ब्याज देना पड़ रहा है, बताओ उसने ब्याज कहां से दिया? कहां से देगा ब्याज? वो अगर दे पा रहा है, पहले तो दे नहीं पा रहा, अगर दे पा रहा है तो इसका मतलब है जो उसने लोन लिया था उसी में से दे रहा है, या जो घर के पूंजी लगाई थी उसी में से दे रहा है। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल, यानी कमाई ना करके पूंजी में से भुगतान करना। तो यदि आप टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रीशिएशन 5 है, ये 5 लाख समझ लो, अगर 5 लाख रुपए करके आपका नेट प्रॉफिट, बाद में नेट प्रॉफिट को एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आपका मान लीजिए 2 लाख आता है, और अगर आप 5 लाख भी ना कटाओ तो आपका प्रॉफिट जाएगा बढ़ 7 लाख हो जाएगा। जैसे इधर मान लीजिए 7 लाख हो तो 7 लाख यहाँ हुआ, 7 में से 5 गया तो 2 बच गया। और बाय द वे ये 5 लाख डेप्रीशिएशन ही ना हो तो सारा का सारा प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं? तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो वास्तव में प्रॉफिट हुआ, ये सिर्फ आपको गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। तो इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो पूंजी में से भुगतान हो जाएगा, आउट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल से कैपिटल में से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, इसके लिए डेप्रिसिएशन करना जरूरी है। ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, अधिक आयकर देने से बचना, अधिक आयकर से बचने के लिए। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, और प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो इनकम टैक्स वाले भी ज्यादा टैक्स मांगेंगे, और जबकि सही भी नहीं है। तो इसलिए भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है ताकि इनकम टैक्स भी कम देना पड़े। अदर ऑब्जेक्टिव्स, और उद्देश्य भी हो सकते हैं। और कैसे?
इन दिनों एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है आपके लिए। क्या कोई कर्मचारी इन दिनों अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर सकता है? आप हंस रहे होंगे, सर क्या बात कर रहे हो, आजकल तनख्वाह पूरी नहीं मिलती और आप बढ़ात की क्या नाम है बढ़ोतरी की बात करें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन दिनों किसी की हिम्मत नहीं है मालिक से ऐसा कहने की, लेकिन जब प्रॉफिट अच्छा हो रहा था तो कर्मचारी कहते हैं सर हमें दो ना। तो इसी तरह से जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो कर्मचारी भी ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, नहीं लगाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नजर आएगा, ज़्यादा आएगा तो कर्मचारी ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर आप डिमांड पूरी करते तो आपको दिक्कत है, अगर डिमांड पूरी नहीं करते तो संस्था बिगड़ती है, संस्था में माहौल खराब होता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से अगर हड़ताल हो गई तो आप उत्पादन नहीं कर पाओगे समय पे, तो आपकी साख भी खराब होती है, गुडविल भी। तो कई बात है बेटे। इसी तरह से बेटे कंपटीशन भी तो बढ़ता है। अब जो बिजनेस आप करते हो, यदि कोई पूछे भाई साहब ये बिजनेस बताओ ना कैसा है, मैं भी करना चाहता हूँ, और आप उसे बता दो भाई साहब बहुत कमाई है, सच्ची सच्ची बता दो, तो क्या पता एक व्यक्ति और वही बिजनेस कर ले। तो जहां 1000 ग्राहक एक दुकानदार पे आते थे, यदि दूसरा दुकानदार और हो गया तो मैं 500 नहीं कहता 200 भी कहता, तो कुछ तो लॉस हुआ। एक और खुल जाए तो कंपटीशन बढ़ने से लॉस तो होता है ना बेटा। तो इसलिए कर्मचारियों की भी हो जाता है। और एक और भी बात है, फिजूल खर्ची भी बढ़ जाती है। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा, तो आप अनाप शनाप खर्चे करोगे, और अगर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आप कहोगे नहीं नहीं यार मेरे पास इतना फालतू पैसा ही नहीं है कि मैं इसे फिजूल खर्च में करूँ, है कि नहीं। तो बेटा ये सारे फायदे होते हैं। ओके, यहीं तक आज करते हैं, मुझे लगता है बहुत है यहाँ तक। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।